नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्णकली भाग 17 मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। चलिए, शायद अब आपके डैडी के मित्र आ गए होंगे, प्रवीर ने कहा। ओह, डैडी के मित्र? कुन्नी जोर से हंसी। यू डोंट नो हिम। आप क्या सोचते हैं डैडी ने आपको उनसे मिलाने रोक लिया था? वे तो मुझे और आपको एकांत देना चाह रहे थे। वह उठकर प्रवीर के साथ सटकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे कह रही हो, मूर्ख, इतना भी नहीं समझे? इस एकांत में तुम्हें और लाई किस लिए हो? उसके शरीर से आती तीव्र सुगंध का भवका प्रवीर को सहसा उन्मत्त कर गया। कली भी 2-3 बार उससे एकदम पास ऐसे ही सटकर अपनी सुगंध छोड़ गई है, पर कितना अंतर था दोनों सुगंधों में। एक थी मंदी कस्तूरी सी गमक और दूसरी बंगलौरी अगरबत्ती के तीव्र भपके से दम घुटाने लगती थी। उन्नी और भी निकट सटकर चलने लगी। लग रहा था अब स्वयं ही प्रवीर का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर धर लेगी। हड़बड़ाकर प्रवीर ने चाल तेज कर उसे पछाड़ दिया। गेट की रोशनी देखकर वह आश्वस्त हुआ। आज तक वह प्रगतिवादी समाज के ऐसे ऊंचे तबके में रहकर नौकरी करता रहा था जहां तर्जनी के सामान्य आदेश से ही एक से एक सुंदरी सेक्रेटरी को करतल पर बिठा सकता था। काबुल के प्रसिद्ध खैबर होटल में ऐसी ही एक सुंदरी अरब किशोरी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। कुवैत में उसके पिता के तेल के कुएं दिन रात सोना उगलते थे। काबुल में वह अपने मामा के पास छुट्टियां बिताने आई थी। बड़ी बड़ी भूरी आंखों और सुनहले बालों की वह सौंदर्य सामग्री उसे एम्बेसी के ही एक सहभोज में मिली थी। उसकी खतरनाक फरेबी मोर्चाबंदी से भी वह अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ सी सेध कर निकाल लाया था। जहाँ तक लड़कियों का प्रश्न था, वह निश्चय ही अब तक निरामिष भोजी था। उस कठोर संयम के पश्चात भाभी पत्नी का आकर्षक सानिध्य उसे बार बार लुभाने लगा, पर तनाव में खिंची जा रही उत्तेजित सिराओं को उसने कसकर चाबुक मार दिया। लंबी लंबी डगे भरकर वो बड़ी अभद्रता के साथ चल रही संगिनी को पीछे छोड़ गया। कुन्नी के डैडी अभी भी लौट कर नहीं आए थे। गोल कमरे में जाकर प्रवीर बैठा ही था कि कुन्नी आ गई। बाप रे बाप, आप तो ऐसे भागे जैसे पीछे पागल कुत्ता आ रहा हो। बड़ी देर हो गई है, देखिए ना, 8 बज गए। सुनिए, एक प्याला चाय या कॉफ़ी का मिल सकेगा क्या? उसने अनायास ही कह दिया। क्यों नहीं मिल सकती? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिल सकती? वो अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरती भीतर चली गई। थोड़ी देर में बर्दीदारी बैरा भारी भारी चांदी के बर्तनों में चाय लेकर आ गया। वह चांदी का टी शर्ट भी क्या मुझे इम्प्रेस करने के लिए मंगवाया गया है? मन ही मन सोचता प्रवीर मुस्कुराने लगा। क्यों हंसी क्यों आ रही है आपको? क्या चाय अच्छी नहीं बनी? बननी तो अच्छी ही चाहिए थी, क्योंकि कल ही डैडी के चाय के बागान के एक मित्र दे गए हैं। अच्छा? प्रवीर को अपनी उस कभी परम मूर्खा और कभी चतुरा भाभी पत्नी को चिढ़ाने में आनंद आने लगा था। क्यों, आपके पिता के कोई ब्रुअरी भी मित्र है क्या? उसने दबी मुस्कान के साथ चुटकी ली। यही दबी मुस्कान उसका सबसे बड़ा आकर्षण था। अरब सुंदरी ताहिरा उसकी इसी मुस्कान की 100 तस्वीरें उतार कर साथ ले गई थी। आर यू इंटरेस्टेड? वाह, अच्छे आदमी हैं आप। गांव के गांव खा गए और घर के मांगे भीख। आज की दावत में ही पता नहीं डैडी ने कितनी शैंपेन नालायक कंठों में नीचे उतारी है, और हमने तो डर के मारे आपसे पूछा ही नहीं। अब आप लोग ठहरे कुमाऊं के कट्टर पंडित। डैडी ने एकदम सब कुछ छिपा दिया था। बोलिए, क्या लीजिएगा? वह किसी सुप्रसिद्ध बार की सुंदर साकी बनी उसकी ओर ढल गई। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे ऐसा कोई अभ्यास नहीं है। यह तो मैं समझ ही गई थी। अभ्यास होता तो? उसने हंसकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। तो शायद मैं चाय नहीं मांगता। क्यों? नहीं, उसका चेहरा म्लान हो गया। तो शायद आप इतने रूखे नहीं होते। शायद डैडी आ गए। वो द्वार की ओर बढ़ गई। पांडे जी अपने मित्र को साथ लेकर पत्नी को शायद कहीं छोड़ आए थे। एई जी गौजेन, देखो कैमीन राजा जमाई पे अच्छी। यह देखो गजेंद्र, मुझे कैसा राजा दामाद मिला है। प्रवीण ने उठकर बड़ी नम्रता से नमस्कार किया और बनैले बुंदेलखंडी अकेला सुअर शाही व शिस्त हिंस्रबद्ध सकल व चौकोर व्यक्ति उस पर टूट पड़ा था। पहले उसने प्रवीर के प्रशस्त ललाट को चूमा, फिर दोनों हाथ पकड़कर उसको अपनी छाती में धर लिया। आहा, भूख जुड़ी ये गैली मालौखी। आहा, छाती ठंडी हो गई माँ लक्ष्मी। वो सकुचाई उन्नी की ओर देखकर बोला। उस व्यक्ति को देखते ही प्रवीर को लगा कि यह व्यक्ति तन का ही नहीं, मन का भी काला है। बंगाल की प्राचीन नाटक मंडली के यात्रा दल में दुर्योधन बने एक पात्र ने बचपन में उसकी कई रातों के सपनों का पीछा कर उसे सहमाया था। आज वही दुर्योधन जैसे बचपन के सपनों से निकलकर फिर सामने बैठ गया था।
उंगलियों में रंग बिरंगे माणिक मोतियों की अंगूठियां, सूर्यमुखी के फूल सी चौड़ी घड़ी, महीन जरीदार कुन्नी की धोती, चूना कुर्ता और भयावह भालू सा रोएदार शरीर। कुन्नी को माँ माँ पुकारता वो क्रूर नर व्याघ्र की सी जिस दृष्टि से उसे देख रहा था वो निश्चय ही स्नेही पुत्र की नहीं थी। कभी वह क्षुधातुर दृष्टि उसके नीचे तक खुले गले पर निबद्ध होती, कभी आकर्षक नितंबों पर झूल रही करधनी पर। वह बराबर बंगला ही बोले जा रहा था। कि ये जमाई बाबू बांग्ला सीख बे ना। क्यों है जमाई बाबू, बंगला नहीं सीख सके क्या? इस घर में तो बंगला ही चलती है प्यारे, चटपट सीख डालो। हमारी कुन्नी का रविंद्र संगीत सुना या नहीं? खाने की मेज पर तो राजा गजेंद्र किशोर ने अपना मुखौटा उतारकर दूर धर दिया। कभी जंगली आदिवासियों की बात मुर्ग का बड़ा सा टुकड़ा चिचोड़कर खाने लगा, कभी गले में किसी अबोध बालक के बीप से बधे चौड़े नैपकिन से ही नाक आँख का पानी पोंछता, बड़ी बड़ी चम्मचों में भरकर मुर्ग की ग्रेवी पीते प्रशंसा के पुल बांधने लगता। वाह, क्या लाजवाब मुर्ग बनाता है तुम्हारा खानसामा। आखिर नवाब रामपुर के खास बाग में काम कर चुका है और बातों का भी ऐसा तेज तर्रार है जमाई बाबू कि एक दिन हमने पूछा, सकूर आखिर क्या क्या मसाला डालते हो इसमें, जरा हमें भी बता दो, अपने उड़िया महाराज को भी सिखा दे। तो जानते हो क्या कहने लगा? बोला, हुजूर इसके मसाले पीसने वाले और होते हैं और बनाने वाले और। जब तक मिर्च से आंख नाक से पानी ना बहने लगे भला खाने का क्या मजा। ओह पांडे, एक दो मिष्टी दाव देखी। अरे पांडे जरा मिठाई बढ़ाना इधर। और कट ग्लास के ओबल डोंगे से एक एक कर भीमा का खीर कदम सुरसा के से फैलाए विराट मुख में ऐसे जाने लगे जैसे झरबेरी हो। उस व्यक्ति के खाने की क्षमता देखकर प्रवीर दंग रह गया। जीवन का शाही असंयम वह खाने में भी बरतता था। कभी काले काले भुजंग से हाथों की मोटी सॉसेस सी उंगलियों से नान भकोसता, कभी मिठाई और फिर मुर्ग के बड़े बड़े टुकड़ों पर बिरयानी का केसरिया थक्के का थक्का डाल देता। उसकी लोप दृष्टि गोल मेज पर सजे तरह तरह के व्यंजनों की परिक्रमा सी कर रही थी। एक साथ ही प्लेट को ऐसे भरकर रख ले रहा था जैसे तनिक सा विलम्ब करने पर सब चीजें चुक जाएंगी। खाने के बाद टूथपिक का पूरा डिब्बा ही लेकर वह अलस तृप्त अजगर की भांति आराम कुर्सी पर लद गया। जा खेची कसकर खाया है, कहता हुआ गगनभेदी डकारों के सिंहनाद से खाने का कमरा गुजारता। नितांत घिनौने ढंग से दांत कुरेद कुरेद कर मांस मछली के अवशेष निकालता जमीन पर ही थूकने लगा। प्रवीर का शरीर सिहर उठा। यह ठीक था कि वह स्वयं आमिष भोजी था, किंतु संस्कारी गृह का वह सब युवक सुपारी का टुकड़ा भी सशब्द नहीं कटका सकता था। यह चिछुर सा महादानव बिना हाथ मुंह धोए टांगे फैलाकर गृह की माता पुत्री के सम्मुख ही जिस निर्लज्जता से पड़ा जुगाली कर रहा था वह देखकर ही उसे घृणा होने लगी। क्या इस गृह में मर्यादा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं? ओह पांडे, आमी एकोन तोर बंगलियाए गिले एकटू सोबी बुझली। अरे पांडे, अब मैं तेरी बंगलिया में जाकर जरा सो जाऊंगा, समझा? मुझे भी आज्ञा दीजिए। प्रवीर भी उठ गया। 10:30 बज गए हैं, पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएंगे। सुंदर सिंह बच्ची सिंह बोला, महावीर। पांडे जी ने एक साथ ही 4 वृत्तियों का आह्वान किया और चारों हाथ बांधे खड़े हो गए। जाओ रतन सिंह को बोलो काली फिएट गैराज से निकालकर कुंवर साहब को छोड़ आए। प्रवीर इस सर्वथा नवीन संबोधन को सुनकर चौंका। एक ही दिन में पांडे जी ने जैसे किसी जादुई छड़ी के स्पर्श से उसे आपाद मस्तक बदल दिया था। उसे छोड़ने पूरा परिवार गेट तक चला आया। कुन्नी ने बढ़कर बड़ी अंतरंग आत्मीयता से कार का द्वार बंद किया और कार स्टार्ट होने पर भी सटकर खड़ी रही। इतने लोगों के सामने उससे कुछ कहने या मुंह की दृष्टि की विदा लेने में भी प्रवीर को संकोच हुआ, किंतु सुडोल बाहों पर बधे बाजूबंद के लटकते जारीदार लाल डोरे को देखकर अपनी भावी वधू का वही हाथ पकड़कर दबा देने को वह व्याकुल हो उठा। संसारी पांडे जी की कुटिलता, उनके गिरौनी मित्र राजा गजेंद्र किशोर बर्मन का कुत्सित व्यवहार वह भूल कर रह गया। चलती गाड़ी के साथ सिर झुकाए चुपचाप खड़ी कुन्नी की धानी छवि की स्मृति ही अंत तक उसके साथ गई। इतने भारी खाने का प्रवीर को अभ्यास नहीं था। कैसा आलस्य सा घेरने लगा। रतन सिंह, उसने कहा, तुम हमें अगली पान की दुकान पर छोड़ दो, वहां से हम पैदल चले जाएंगे। और वह पान की दुकान पर उतर गया। 3-4 मोड़ के बाद ही घर पहुंच जाएगा। शायद एक बीड़ा पान खाकर 2-4 कदम चलने से आलस्य भी दूर हो जाएगा। उस बातूनी पान वाले को वो वर्षों से जानता था। उस छोटी सी दुकान के ही वह 800 रुपये माह देता था। कैसे बरसों पहले मिर्जापुर से भागकर वह यहाँ चला आया और कभी कभी कैसे गुंडों का जमघट यहाँ जुटता है। सुनाता वह जानबूझकर एक बीड़ा पान
सजाने में आधा घंटा लगा देता, पर उस दिन प्रवीर को उसकी बातों में उलझने का अवकाश नहीं था। एक तो वैसे ही खिसियाहट हो रही थी, 11:15 बज चुके थे, इसी से जानबूझकर वह गाड़ी छोड़ आया था। कार के शब्द से पूरा घर जाग जाता और सब क्या सोचते, पहले दिन ससुराल गया तो मुंह फुलाया और दूसरे दिन रात के 11:30 बजे आ रहा है। पान के पैसे चुकाकर वह तेज कदमों से चलने लगा कि किसी ने पीछे से आकर पीठ पर हाथ धर दिया। चौंक कर मुड़ा तो देखा उसका मित्र घोष मुस्कुरा रहा था। की है? ससुर बाड़ी के थे के बूझी। कंधे पर झूलती चूनी धोती को घोष ने हाथ में उतार लिया। वैसे ही ऐसे शुभ कार्य से तो तू लौटा है, मुझे छूना नहीं चाहिए। असोच है यार, अभी अभी रांगा दी की सास को फूंक कर चला आ रहा हूँ। और जानता है वहाँ कौन मिली? लैंप पोस्ट के पास ही दोनों खड़े हो गए। घोष का फ्लैट आ गया। तेरी टेनेंट मिस मजुमदार। मारी यार, गजब की है छोकरी। साथ में थे 3-4 हिप्पो छोकरे और ये छोकरी घूम घूम कर जलती चिताएं ऐसे देख रहे थे जैसे कोई प्रदर्शनी चल रही हो या कार्निवल। मुझे देखा तो सकपका गई। आई थी शमशान में और साड़ी ऐसे पहनी थी जैसे ससुराल आई हो। लाल बनारसी, एकदम चिता की लाल लपटों से मैच करती साड़ी, और जो सी नोज हाउ टू कैरी हरसेल्फ। प्रवीर से ने कुछ न पूछा न कहा। घोष कहता जा रहा था, पता नहीं तुम्हारे जैसे संस्कारी गृह में इतने दिन रहकर भी लड़की ऐसी बुरी सोहबत में कैसे पड़ सकी। एक तो ये हिप्पी विदेशी छोकरे जिसे संग लिए घूमेंगे उसी को ले डूबेंगे। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। वह किसी दार्शनिक बुजुर्ग के से गंभीर स्वर में कहने लगा, हमने जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म की उन्नति और अवनति के कारण रटे हैं, वैसे ही हमारी अगली पीढ़ी अब शायद हिप्पिज्म के उत्थान पतन के कारण रटेगी, और उस अवनति के कारणों में निश्चय ही यह तेरी टेलेंट बिछुड़ी मिस मजुमदार भी एक होगी। अच्छा, गुड नाइट। अभी घर पहुंचते ही माँ फिर नहाने को कहेगी। ऐसे दिन मरीज रांगा की माँ की सास की इतवार की छुट्टी ही चौपट कर दी। प्रवीर अंतक जिसकी स्मृति को बड़ी सजगता से लाठी लेकर दूर खदेड़ आया था, उसी शमशान साधिकारा तांबरा भैरवी की नवीन मूर्ति फिर आंखों के सामने खिंच गई। कैसा दुरूह गोरख धंधे सा व्यक्तित्व है उस लड़की का। चेहरा ऐसा सुकुमार निष्पाप जैसे दूध के दांत भी न टूटे हों, और करनी ऐसी। अम्मा कह रही थी कि वह पहाड़ में ही जन्मी पली है। तब क्या सरल पर्वतीय समाज से वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाई? कैसे माँ बाप थे जो इस कच्ची उम्र में लड़की को रिसेप्शनिस्ट बनाकर इतनी दूर भेज दिया। इसी उधेड़ बुन से उलझा घर पहुंचा तो घर मुर्दा पड़ा था। हरामखोर मान बहादुर दरबान मुफ्त की तनख्वाह लेता था, आज भी बेंच पर मुर्दा बना सो रहा था। प्रवीर दबे पैरों बढ़ गया। आज उसकी कसकर खबर लेगा। वह बेंच पर सोए दरबान की ओर झुका और चौंक कर सीधा हो गया। यह तो दरबान नहीं है, जैसे जहरीला करैता नाग ही फन फैलाए डसने को खड़ा था। लाल बनारसी साड़ी में छाती पर चौकोर बटुआ धरे कली सो रही थी। एक हाथ नीचे लटका था, एक की रिंग में झूल रहा 2-3 चाबियों का गुच्छा तर्जनी में अटक कर रह गया था। लग रहा था कि क्लांत स्वामिनी में ने कमरा खोलकर भीतर जाने की शक्ति ही नहीं रही थी। ऑपरेशन थिएटर की मेज पर इथर सुइयां गई। किसी दुर्बल रोगड़ी सी वह लकड़ी के बेंच पर निढाल होकर पड़ी थी। उसे बेहद अकेली, मासूम और कमजोर लग रही लड़की को छोड़कर प्रवीर भीतर नहीं जा सका। कहीं कुछ नशा वसा करके तो नहीं पड़ी थी? वह झुका। उन पर उन्मादक अधरों में किसी भी नशे की भपका नहीं उठा। विवाह की प्रथम रात्रि की निस्तब्धता में डूबी लाल बनारसी साड़ी पहनी ही जैसे कोई बालिका वधू सो रही थी। शमशान से लौटी उस मधुम दालसा बाल भैरवी को देख उसका कठोर चित्त भी पल भर को आर्द्र हो गया। क्या करें, अम्मा या जया माया को बुला लाएं? पर दामोदर जैसा कुटिल व्यक्ति इसी बात को लेकर हंगामा मचा सकता था। जो स्वयं जैसा होता है वैसी ही बातें दूसरों के लिए भी सोचता है। आधी रात को मूर्छिता सुंदरी कली के लिए व्याकुल होकर माँ बहनों को बुला लाने वाले प्रवीर के लिए वह दुष्ट कभी अच्छी बात नहीं सोच पाएगा। मिस मजुमदार, मिस मजुमदार, उसने झुककर निश्चिष्ट पड़ी कली के नुकीले कंधों को छूकर हिलाया। उस छड़ी के स्पर्श ने उसे बिजली के नंगे तार का सा झटका दिया और वह सहम कर सतर हो गया। कली ना हिली न डुली। अर्थी में बदे मुर्दे की सी वो अवश देह संकरी बेंच के किनारे पर ही ऐसी निचिष्ट करवट ले उठी कि वह लपक कर सहारा ना देता तो शायद जमीन पर ही लुढ़क पड़ती। प्रवीर ने एक बार झुककर कानों के पास ही मुंह सटाकर कहा, मिस मजुमदार। परिचित मीठी मादक सुगंध ने उसके गले में बाहें डाल दी। स्वयं कली मुर्दे सी पड़ी ही रही। उसका म्लान चेहरा द्वितीया के वक्र चंद्र लोक में भी स्पष्ट हो उठा। सौंदर्य में कैसी क्षमता है, कैसी अमोघ शक्ति! यह देख प्रवीर सहम गया। यदि
सा वनिता हृदय नीता क्व जपः क्व तपः क्व समाधि रीति। इस कथन की वो कैसे हंसी उड़ाया करता था, किंतु आज उसे लगा कि ऐसी श्यामा सुंदरी सचमुच ही जब तब समाधि को व्यर्थ सिद्ध कर सकती थी। प्रवीण ने तीसरी बार लटका हाथ पकड़कर डरते डरते फिर हिलाया। हाथ से तर्जनी में अटका की रिंग नीचे गिर पड़ा। ललाट पर झुकाए बालों का गुच्छा आंखों पर झुक गया, पर बेहोश कली वैसी ही सोती रही। निश्चय ही उसके हिप्पी साथियों ने उसे LSD की एक आध गोली खिला दी थी, नहीं तो ऐसी कुंभकर्णी नींद वाला किसी को आ सकती थी। यहाँ इसे विवस्त्रावस्था में छोड़ना ठीक नहीं था। 12 बज चुके थे। राह चलती मुखरा सड़क पर कोई भी मनचला उठाईगिर बेंच पर पड़ी उस लावारिस कमनीय लाल रेशमी पोटली को कंधे पर डालकर लेकर जा सकता था। फिर अपना ही गृह दस्यु दामोदर रात आधी रात इधर अर्थपूर्ण चक्कर लगाता रहता था। प्रवीर 2-3 बार उसे पकड़ चुका था। प्रवीर ने चाबी उठा ली। कली को बेंच पर ही छोड़ उसने कमरा धीमे से खोल दिया। खुली खिड़की से आते क्षीण आलोक में भी कोने में बिछी साफ सुथरी पलंग दिख रही थी। वह बाहर गया। एक पल को शायद कुछ झिझका, पर जैसे मरीज आंखें बंद कर एक ही सांस में कड़वी औषधि कंठ तले घुटक लेता है, उसने लपक कर बटुए सहित कली को बाहों में उठा लिया और यत्न से उसे अपने कमरे तक लाकर पलंग पर लिटा दिया। फिर स्वयं भी लड़खड़ाकर पलंग पर बैठ गया। बाप रे बाप, देखने में फूल सी हल्की लगने वाली लड़की कितनी भारी है। इतनी ही दूर लाने में टांगें लड़खड़ाकर संतुलन खो बैठे। छोटे भाई की मृत्यु और अनुज वधू की कलंक कथा के बाद वह उस कमरे में पहली बार आया था। छोटे भाई के साथ वह इसी कमरे में बचपन में सोता रहा है। एक बार सामान्य सी लड़ाई ने उग्र रूप ले लिया था और उसने छोटे भाई का सिर पकड़कर इसी दीवार पर दे मारा था। फिर उसकी कमीज पर गिरती रक्तधार को देखकर अम्मा बाबूजी के भय से इसी खिड़की से कूदकर हवा हो गया था। आज उसी परित्यक्त कमरे की सहज स्मृतियां उसे घेर कर नाचने लगी। वह उठ गया। लड़की कुछ खाकर ही आई थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। एक बार उसे सकरुण दृष्टि से देखकर वह बाहर निकल आया। कुछ देर सोचकर उसने ताला खटकाकर बंद किया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। कल उसके उठने से पहले ही आकर ताला खोल जाएगा। निर्बच्ची दामोदर के पंजे से तो लड़की बची रहेगी, उसने सोचा। सारी रात वो ठीक से ही सो नहीं पाया। जरा सी झपकी लगती तो चौंक कर उठ बैठता। कहीं ऐसा ना हो कि वो सोता ही रहे और बंदनी कमरे में ही बंद पड़ी रह जाए। हाथ की घड़ी जैसे कछुए की गति से चल रही थी। राम राम करते 3 बजे और चुपचाप चाबी का गुच्छा लेकर निकल गया। आकाश में अभी तारे ही थे, अलबत्ता इक्की दुक्की कार और रिक्शा का आवागमन आरंभ हो गया था। उसने दबे पैरों जाकर ताला खोल दिया। चाबी के गुच्छे को खिली खिड़की की सलाखों से बड़े यत्न से डालने पर भी सीमेंट के फर्श पर गुच्छा झन छन कर झनक उठा। कमरे की स्वामिनी घोड़ा बेचकर सोती रही। वह फिर अपने कमरे में आकर लेट गया। क्या जगने पर उस चरस गांजे की दम लगाकर लौटी मूर्खा किशोरी को कोई कुछ स्मरण रहेगा कि वह दरबान की बेंच पर ही नशे में लड़खड़ाकर लुढ़क पड़ी थी? तब उसे कौन उठाकर कमरा खोल इतने यत्न से सुला गया होगा? कैसे जान पाएगी वह? अच्छा ही है, जैसी लड़की थी कभी इसी प्रसंग का लाभ उठाकर उसे फंसा सकती थी। वह फौटने लगी। प्रवीर की आंखें लग गईं। किसी की आहट पाकर वह सहसा चौंक कर उठा। सिराने गंभीर मुख मुद्रा बनाकर माया बैठी थी। लगता है रात बड़ी देर से लौटे। 2 बार तो मैं ही कमरे में जाकर लौट गई। अम्मा भी शायद कई बार तुम्हें आकर देख गए। क्यों, क्या बात हो गई जो बारी बारी सब मेरी हाजिरी लेने आ गए? प्रवीर ने पूछा। बात भला क्या होगी? अब इस घर में कभी कुछ अच्छी बात होती है जो पूछ रहे हो? पता नहीं कैसे कल जरा तुम्हारी ससुराल में रौनक रही। घर लौटे तो फिर वही ढाक के 3 पात। घर पहुंचते ही दीदी और जीजा में ऐसी ठनकी कि पूछो मत। जीजा जी ने गरज गरज कर पूरे कमरे का सामान बाहर फेंक दिया। शादी में मिली अपनी घड़ी, तुम्हारा लाया ट्रांजिस्टर, फाउंटेन पेन। हाँ, मैं तो मारे लाज के जमीन में गड़ गई। ऐसी ऐसी गालियां दे रहे थे दीदी को कि क्या कोई तांगे वाला भी अपनी घोड़ी को देगा। बाबूजी बरामदे में खड़े थे, चट से उठकर भीतर चले गए। तुम तो जानते ही हो, उन्हें कभी हमारा जोर से बोलना भी पसंद नहीं था। न दीदी ही चुप होती थी न जीजा जी। बड़ी देर तक एकदम कुंजड़ों वाली लड़ाई चलती रही। हार कर मैं ही दीदी को खींचकर अम्मा के कमरे में ले आई। मुझे देखते ही जीजा जी और चीखने लगे। तुम्हारे माँ बाप ने पैसा करने वाली भटियारिन को लाकर किराए पर कोठरी उठा दी है। उसी के नाज नखरे तुम दोनों बहनों ने सीख लिए हैं। मैं चुप रही। वह तो अच्छा हुआ कल ही अपने कमरे में नहीं थी, कहीं सुन लेती तो क्या सोचती? प्रवीर का चेहरा गंभीर हो गया। दामोदर क्या अपने ही कमरे में है? वही तो कहने आई हूँ। माया भाई के पैर ताने बैठ गई। रात ही न जाने कहाँ चले गए। कल रात किसी ने खाना नहीं खाया। पान की दुकान तक जाकर बाबूजी 2 बार देखा है। रात भर अम्मा बैठी रही। उन्हें डर है कि कहीं क्रोध में आकर
कुछ कर न बैठे। पर दीदी का कहना है कि मैं उन्हें जानती हूँ, जेब के पैसे और पेट का अन्न चुकेगा तो खुद ही भिखमंगे बने द्वार पर आ खड़े हो जाएंगे। प्रवीर उठ गया। तू चल, मैं आ रहा हूँ, जया ठीक कहती है। क्रोध में आकर कुछ कर बैठे, ऐसा साहस उस कायर में कभी नहीं हो सकता। दोपहर के खाने तक खुद ही लौट आएगा। पहली बार भी तो ऐसा ही किया था। प्रवीर अम्मा के कमरे में गया तो जया तख्त पर औंधी पड़ी थी। माँ के पास बैठी पुत्री सहमी दृष्टि से कभी माँ को देखती, कभी नानी को। मामा को देखकर वो सुबकने लगी। क्या बचपना करते हो तुम दोनों जया? प्रवीर अपनी जुझलाहट नहीं रोक पाया। यू शुड हैव सम सेंस। वाई क्रिएट सच सेंस? हिस्टीरिकली सी बनी जया उठकर बैठ गई। बहन के उलझे बाल और गलग्रह के भार से विकृत बन गई। फटी सूजी लाल आंखें देखकर पल भर को प्रवीर अपनी सगी बहन को ही नहीं पहचान पाया। क्या सचमुच उसकी वही बहन थी जिसकी कॉन्वेंट की शिक्षा, लावण्य और नम्र मिष्ट स्वभाव ने दोनों भाइयों का सिरदर्द बेहद बढ़ा दिया था? न जाने उसके कितनी अनजान प्रशंसकों के प्रेम पत्र, आत्महत्या की धमकियां उन्हें आए दिन उनसे जूझने को बाध्य करती थीं। आज किसी लड़के ने कॉलेज जा रही जया की गोदी में सेंट में बसा नीला लिफाफा डाल दिया। आज जस्टिस बनर्जी के पुत्र ने उसे धमकी दे दी कि वह उसके पत्र का उत्तर नहीं देगी तो वह एसिड डालकर उसके चेहरे को विभत्स बना देगा। आज सचमुच ही नियति ने एसिड डालकर उस सुंदरी चेहरे की लुनाई छीन ली थी। बंगाल में असाधारण रूपवती किशोरी को एक सर्वथा नवीन नाम लेकर पुकारते हैं, बीबी। जया 17 की भी नहीं हुई थी कि बिना प्रयास ही बंगाल की बीबी बन गई थी। उन दिनों बीबी की उपाधि मिस यूनिवर्स से भी अधिक महत्व रखती थी। आज उसी बीबी पर मक्खियां भी नकने लगी थीं। मुझसे क्या कहते हो? वह कर्कश फटे स्वर में चीखने लगी। अम्मा से क्यों नहीं कहते, जो बिना देखे सुने मुझे पहाड़ के अंधेरे कुएं में धकेल दिया? मेरी तो माँ बहन ही पराई हो गई हैं। कली तो उनकी ऐसी अनोखी बेटी बन गई है जो आंखों में मुदने पर भी अम्मा को नहीं पिराती। बस हम झूठी हैं। हमने अपनी आंखों से उस छोकरी को इनकी बाहों में देखा है और अम्मा माया हमें झूठा बनाती हैं। अपना ही सोना खोटा ना होता तो क्या परखने वाले को दोष देती? जया, प्रवीर ने उसे ऐसे डपटा कि वो सहम गई। तू क्या एकदम ही बोरा गई है? सयानी लड़की यहाँ बैठी है। वह अंग्रेजी में उसे फिर धड़ल्ले से धमकाने लगा। तू यहाँ क्या कर रही है? जा बाहर खेल। उसने फिर डरी सहमी भांजी को वहां से भगा दिया। रात भर बेंच पर लावारिस लाश सी बिछी जिस लड़की के लिए प्रवीर का चित्त पसीजे उठा था, वर्षा में भीगे कंक्रीट की भांति फिर पत्थर बन गया। मैंने तुमसे क्या कहा था अम्मा? देखो वही हुआ ना, एकदम अनजान लड़की को तुम यहाँ ले आई हो। अब तक चुपचाप खड़ी माया सहसा कली का पक्ष लेकर अखाड़े में कूद पड़ी। पता नहीं यह दीदी को क्या हो गया है। सी रिफ्यूजेस टू बी रिजनेबल। कुछ सुनेंगी ही नहीं, फिर क्या खाक समझेंगी? असल में बात यह थी बड़ेदा, वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि लाल अंगारे सी दहकती आंखें लेकर दामोदर द्वार पर आ खड़ा हुआ। वाह वाह, बड़ी बेहयाई से हंसकर बीच द्वार में द्वारपाल की मुद्रा में खड़ा हो गया। यहाँ तो पूरी संसद समीक्षा चल रही है। क्यों जी सासू जी, हमारी अनुपस्थिति में हम पर क्या क्या अभियोग लगाए गए हैं, जरा हम भी तो सुने।